चलिए गाइस, तो अब पढ़ते हैं हम हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th क्लास का, जिसमें कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। और अभी रिसेंटली हमने क्या पढ़ा, बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा है। तो उसमें बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम हम पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन का। पहले तो कुछ टर्म्स है उन्हें क्लियर कर लीजिए। लास्ट टर्म पे भी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है, आपको पता है ना, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये सारी टर्म्स क्लियर हैं। एक बार फास्ट रिवाइज करा रही हूँ, देखो ध्यान से। आपके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, एनर्जी लेवल्स है, ये शेल्स है, ऑर्बिट्स है। बोहर की बात करें तो ऑर्बिट बोलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन, ये आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ एनर्जी लेवल। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर आपका ग्राउंड स्टेट में है, यहाँ है, और उसे आपने एनर्जी बाहर से दी, तो एनर्जी लेके क्या करेगा, जंप कर जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, इसको यहां से एनर्जी मिल गई। अब ये किस में है, एक्साइटेड स्टेट में है। अब इस एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर नहीं टिकेगा। क्यों? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनस्टेबल होता है और वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अब इस एनर्जी को क्या करेगा, ये इमिट करेगा। यही फंडा है आपका पूरा स्पेक्ट्रम का। ठीक है, स्पेक्ट्रम का क्या आपका फंडा है कि आपके पास दो लेवल्स हैं, दो से ही समझा रही हूं मैं, 1 और 2, यहां से लार्ज वे में कह रहे हैं। ठीक है, बड़े वे। स्पेक्ट्रम दो चीजें पढ़ते हैं हम, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ध्यान से पढ़ना, माइनर सा डिफरेंस है, इमिशन और एब्जॉर्प्शन। यहां देखिए, ये इलेक्ट्रॉन था अपनी ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन था और बाहर से आपने इसे सफिशिएंट एनर्जी दे दी, किसी रेडिएशन ने या हीट के थ्रू, किसी भी थ्रू दी आपने। अब इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये इस लेवल से उस लेवल तक जा सकता है, या इस लेवल से इस लेवल तक जा सकता है, किसी भी बड़े लेवल तक जा सकता है, हायर एनर्जी स्टेट तक। ठीक है, तो ये इस एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो यहां क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ एनर्जी का। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये यही मैं ड्रॉ कर रही हूं इधर, यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, वापस किस में आएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अब एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा, इमिशन होगा अब किसका, एनर्जी का। ये टर्म्स क्लियर हुई, एब्जॉर्प्शन, इमिशन। अब देखो, जब हम एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं तो क्या होगा, आपके पास कोई सोर्स है, किसका, एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, अब वो एनर्जी इमिट कर रहा है। जैसे आपकी सन है, मान लो सन क्या कर रहा है, व्हाइट लाइट इमिट कर रहा है। सन की रेज हैं जो, अगर हम उसे प्रिज्म पे डालेंगे तो ये क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट कलर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगी, डिफ्रैक्ट कर जाएंगी। ठीक है, इस टाइप से डिफ्रैक्शन मतलब ये अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाती है। अब देखो, कंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम, इनमें क्या डिफरेंस है, अगर आपने किसी सोर्स से, सपोज आपकी व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट को आप किस पे, किसी प्रिज्म पे डालते हो, ठीक है, और वो फर्दर आपकी 7 कलर्स में क्या होती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है, या डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप इन्हें, सिंपल वर्ड्स में समझो तो आपको 7 कलर्स मिलते हैं, वाइबग्योर, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, बहुत लेमन लैंग्वेज में इजीली समझा रही हूँ, जो आपको समझ में आ जाए। उसके बाद मेन टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, उससे पहले कुछ क्लियर होने चाहिए टर्म्स। ठीक है, अब क्या है, ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो कलर्स हैं एक के बाद एक कंटिन्यूअसली हैं इस टाइप से। ठीक है, मर्ज हैं एक दूसरे में, तो ये स्पेक्ट्रम क्या है आपका, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। इन लाइंस के बीच में क्या स्पेस नहीं है, क्या कंटिन्यूअस आपके स्पेक्ट्रम है, लाइंस मिली है स्पेक्ट्रम में आपको। ठीक है, अब देखो
आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा। आपके पास एक लाइट थी, ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था, लाइट थी। अब आपने इसे किसी सब्सटेंस पे डाला, इस सब्सटेंस से पास होने के बाद हमने इसे फिर से देखा प्रिज्म से या किसी जिससे ये डिफरेंशिएट हो जाए और कुछ लाइंस देखी, ठीक है। तो क्या हुआ, जब ये लाइट इस सोर्स से पास हुई तो इस सब्सटेंस ने क्या किया, कुछ लाइट को क्या किया, कुछ वेवलेंथ की लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया। अब सपोज ये पहले कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपको इस टाइप से दिख रहा था, और मान लो ये जो बीच वाली वेवलेंथ है, ये वाली वेवलेंथ की लाइट को इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब आपको ये यहाँ ब्लैंक स्पेस दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन इसने एब्जॉर्ब कर ली है। रिपीट कर रही हूँ, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है ये तो आपको पता है, ये एब्जॉर्प्शन इमिशन यहाँ से समझ में आ गया, ठीक है। आपके पास इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, आप उसे रेडिएशन दे रहे हो। अब रेडिएशंस क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को और अपर स्टेट में चला जाएगा। अब मान लो यहीं तक है। अभी तो आपके पास एक सोर्स था, लाइट का सोर्स था, उसकी आपको पता है पहले स्पेक्ट्रम कैसा था, ठीक है, लाइंस थी कंटिन्यूअसली। अब आप किसी सब्सटेंस से पास कर रहे हो, वो सब्सटेंस उसमें से कुछ एनर्जी को, कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। इस लाइट में बहुत सारी रेडिएशंस हैं, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस हैं, उनमें किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब जो एब्जॉर्ब कर लिया वो तो दिखेगी नहीं ना फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो आपको उसकी जगह क्या मिलेगा कि ब्लैंक स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल है ये, स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम। अब दूसरा क्या है, आपके पास इमिशन स्पेक्ट्रम है। अब आपके पास ऑलरेडी एक एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल है। एक्साइटेड स्टेट में कब पहुंचा था, जब इसने रेडिएशन को क्या कर लिया था, एब्जॉर्ब कर लिया था, ठीक है। अब क्या करेगा, ये एक्साइटेड स्टेट से वापस किस में आएगा, ग्राउंड स्टेट में, और कुछ क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। जब हम इस एनर्जी को क्या करेंगे, इस रेडिएशन को स्टडी करेंगे और जो हमें पैटर्न मिलेगा वो होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में कुछ क्या होंगी, डिस्क्रीट लाइन होंगी। देखो हर एक सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टी होती है, हर एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या इमिट करेगा। तो जो कलर है वो सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करेगा, जैसे सोडियम येलो लाइट इमिट करेगा, पोटेशियम वायलेट करता है, इस टाइप की लाइट इमिट करता है, ठीक है। तो एक तरह से क्या एक फिंगरप्रिंट है, जैसे हम लोग हर ह्यूमन बींग्स के हर फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल के, उसी तरह इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, उसका क्या है, फिंगरप्रिंट है किसी सब्सटेंस का। अब समझ में आया है, ये क्लियर हुआ। दोबारा समझा रही हूँ, इमिशन एब्जॉर्प्शन क्या डिफरेंस है। एक इलेक्ट्रॉन है सिंपल आपके पास बैठा हुआ है, ठीक है, आपने क्या किया, कोई आपके पास बंदा बैठा हुआ है, ह्यूमन बींग है कोई, अब उसे पैसे दे दिए बच्चे को, वो तो खुश हो जाएगा, पैसे लेते ही कहाँ भागेगा, एक्साइटेड स्टेट मार्केट जाएगा, कुछ सामान खरीदेगा और उस पैसे को खर्च कर देगा। पैसा खर्च होते ही वापस कहाँ आता है, घर आ जाता है। तो इसने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अब क्या हुआ, उसके पास एनर्जी आ गई, भाग गया कहाँ, ऊपर एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन पता है एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहेगा, वापस फिर से कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। अब ये ग्राउंड स्टेट में या तो एक ही स्टेप में वापस आ जाए या मल्टी स्टेप में आ जाए, ये तो आपको पता ही था। सपोज यहाँ 4 है, इतनी एनर्जी इसने ले ली कि 1 से 4 में चला गया, तो वापस कैसे आएगा, या तो पहले 3 में आए, फिर 2 में आए, या सीधा 4 से 1 में आ जाए, ठीक है। इस टाइप से ये वापस आ सकता है। तो एब्जॉर्प्शन समझ में आया, आपके पास पूरा एक सोर्स था लाइट का, उसका एक अपना स्पेक्ट्रम था, आपने किसी सब्सटेंस से उस लाइट को पास किया, उस सब्सटेंस ने कुछ रेडिएशन को तो एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी को नहीं किया, तो जो एब्जॉर्ब होगी वो दिखेंगी, अब नहीं दिखेंगी ना, उनकी जगह ब्लैक लाइन आ जाएगी। अब आपके पास इमिशन में क्या है कि इसने जो एब्जॉर्ब की है, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हो गया, अब ये सब्सटेंस क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है। तो जब आप इसकी स्टडी करोगे तो ये कुछ जो इसने एब्जॉर्ब की थी उनको इमिट करेगा, तो आपको इमिशन स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पे।
मेन टॉपिक क्या आपका, हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम। पहले तो स्पेक्ट्रम ही समझ लो आप होता क्या है इसमें, हाइड्रोजन के केस में। कई बार क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन में आपको इमिशन और एब्जॉर्प्शन अलग अलग करके पूछा जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन और इमिशन को ध्यान से पढ़ना। देखिए छोटा सा पहले मॉडल बना रही हूं। ये क्या है, न्यूक्लियस, ये इसके ऑर्बिट्स हैं। तो 1 2 3 4 लिख सकती हूँ मैं ऐसे, K L M N O एंड सो ऑन लिख सकती हूँ ना। इसी ऑर्बिट को मैं ऐसे यहाँ ब्रॉड वे में वो कर रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस वे में मत कंफ्यूज हो जाना कि मैम इतनी सारी लाइंस कहाँ से बना रही है। ठीक है, लाइन नहीं बना रही हूँ मैं, ऑर्बिट से ड्रॉ कर रही हूँ, ध्यान से पढ़ लेना। चलिए अब हमने क्या किया कि हम ड्रॉ कर रहे हैं लाइंस, ऑर्बिट्स ड्रॉ कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, बहुत मज़ेदार, मज़े आएंगे आपको पढ़ने में और समझ भी आ जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। लेकिन आपकी आदत अगर बन रही है क्रिटिसाइज करने की तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो एक और बना लेते हैं यहाँ से। लोअर लाइन दिख रही है बच्चों? ठीक है, अब ये हमने बना लिए हैं, ऑर्बिट्स बना लिए हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स ड्रॉ किए हैं एटम के। यहाँ क्या है, न्यूक्लियस है, ये उसके चारों तरफ है। ठीक है, अब इसे मैं बोल रही हूँ n इज इक्वल्स टू 1, दिस इज n इक्वल्स टू 2, ये थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। और क्या बोल सकते हो इन्हें आप, क्या बोल सकते हो? और K L M N O P Q बोल सकती हूँ। ठीक है, अब देखो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां है आपका। ठीक है, यहां से गया सेकंड में, तो N1 से किस में चला गया, N2 में, लोअर से किस में गया, अपर में। तो इसे बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, एब्जॉर्प्शन। 1 से चला गया 5 में, तो ये भी क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लोअर से कहां जा रहा है, अपर में जा रहा है, इसको बोल रहे हैं हम एब्जॉर्प्शन। चलिए 5 से 7 में गया, अब क्या होगा, अभी भी तो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्ब करके अपर स्टेट में चला गया है, तो अभी भी क्या है, एब्जॉर्प्शन है। ये तो समझ में आ गया ना एब्जॉर्प्शन क्या होता है। चलिए इमिशन का इसमें ड्रॉ कर रहे हैं, मेन क्या पढ़ रहे हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन गैस के अंदर, हाइड्रोजन गैस यानी H2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन गैस के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया गया, तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट हो गई, हाइड्रोजन एटम्स में। ठीक है, उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, हाइड्रोजन एटम्स एक्साइटेड स्टेट में चले गए। तो जब हमने एक्साइटेड स्टेट के बाद इनका इमिशन स्पेक्ट्रा देखा तो हमें बहुत सारी लाइन्स मिली, डिस्क्रीट लाइन्स मिली हैं। ठीक है, उन लाइन्स को हमने अलग अलग नाम दिया, किसके बेसिस पे, उनके डिस्कवरर के बेसिस पे, जिसने जिस लाइन को डिस्कवर किया उसके बेसिस पे उसका नाम दे दिया गया। तो हाइड्रोजन एटम के जो स्पेक्ट्रम है, ये से मैंगनीज मत समझ लेना, कुछ बच्चे दिमाग बहुत लगाएंगे, इसमें मैंगनीज समझ लेंगे, अलग है ये, N1 N2 N3 जो भी है। ठीक है, अब क्या है, उस स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट लाइंस है हम उन्हें यहां ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका लाइमन, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की कंडीशन क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए लेकिन रुके कहाँ, N1 = 1 के अंदर।
चाहे किसी भी ऑर्बिट से आए लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट में आके रुके तो वो आपका क्या होगा, लाइमन सीरीज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो या तो 2 से 1 में आ सकता है, 3 to 1 भी आ सकता है, 4 to 1 भी आ सकता है, 5, 6, ये थोड़ी टेढ़ी बन गई है, और 7, इनफाइनाइट कहीं से भी आ जाएगा लेकिन रुके कहाँ, आपका फर्स्ट शेल के अंदर रुके, तो उसे हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, अब ये लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन है, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। क्लियर है? अब देखो N1 और N2 ये गैप है। ठीक है, एनर्जी का गैप कितना है, इतना। 3 और 1 में एनर्जी का गैप क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू 2 और 1 में। देखो आपको तो पता है एनर्जी क्या होती है, hc/λ, या डेल्टा E भी क्या होती है, hc/λ। E2 और E1 का जो गैप है उसके लिए एक लैम्डा होगा, और मान लो सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कौन सी है, E3 से जब E1 में आए तो उसका कुछ लैम्डा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो गैप किस में ज्यादा है, सेकंड लाइन में, कम किस में है, फर्स्ट लाइन में, यानी कि एनर्जी गैप फर्स्ट किस में है, कम किस में है, फर्स्ट लाइन में। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो फर्स्ट लाइन की किसी भी सीरीज की लाइन की वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन एनर्जी का गैप क्या है, कम है, तभी तो हमें पता चला लैम्डा कैसे होगा। ठीक है, अब ये तो लाइमन सीरीज की बात थी। नेक्स्ट सीरीज कौन सी है हमारे पास, बार्मर सीरीज। बार्मर सीरीज की कंडीशन है इलेक्ट्रॉन चाहे आए कहीं से भी लेकिन रुके किसमें, सेकंड ऑर्बिट में। तो ऐसे लिख सकते हो आप, यानी कि कंडीशन क्या है, N1 शुड बी इक्वल टू 2। आपके पास आया कि भाई N2 एक सीरीज है, N2 से N1 में इमिशन हुआ हाइड्रोजन के एटम में, 6 से 1 में आया इलेक्ट्रॉन, छठे से फर्स्ट में आ गया, तो फर्स्ट में आके रुका है तो किससे कॉरेस्पॉन्डिंग है, लाइमन सीरीज से। अगर हम कहते हैं 6 से सेकंड ऑर्बिट में आके रुका तो सेकंड ऑर्बिट में किसके लिए होता है, बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो ये आपकी किससे रिलेटेड है, बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट है पास्चन। तो अब तो यहां ट्रेंड समझ में आ गया, जब 1 के लिए लाइमन है, 2 के लिए बाल्मर, तो थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, पास्चन। ये आपकी है पास्चन सीरीज। कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में आके रुके, तो N1 शुड बी 3, N1 शुड बी 2, N1 शुड बी 1। समझ में आया, लाइमन, बार्मर, पास्चन। नेक्स्ट है आपके पास ब्रैकेट। ब्रैकेट के लिए N1 शुड बी 4, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चाहे आए कहीं से भी लेकिन रुके किसमें, फोर्थ शेल में, फोर्थ ऑर्बिट में रुके, तो क्या बनेगा, ब्रैकेट। ये इसकी फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज में कहां से कहां तक आएगा, 5 to 4 आएगा। ठीक है, पास्चन सीरीज की फर्स्ट लाइन क्या होगी, 4 से जब 3 में पहुंचे, और पास्चन सीरीज की इनफाइनाइट या लास्ट लाइन कौन सी होगी, जब इनफाइनाइट से कहां पे आके रुके, 3 में आके रुके। ये क्लियर है, लाइमन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फुंड जब किस में रुके, N1 इज इक्वल टू 5, तब आपका बनता है पी फुंड सीरीज। और लास्ट होता है हम्फ्री।
हम्फ्री सीरीज में N1 क्या होगा आपका 6 होगा। क्लियर है? लाइमन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पुईफुंड एंड हम्फ्री सॉरी, ठीक है। N1 इज इक्वल टू 1 है तो लाइमन सीरीज है, 2 है तो बार्मर है, 3 है तो पास्चन, 4 ब्रैकेट, 5 पुईफुंड एंड 6 के लिए क्या हो जाएगा, हम्फ्री हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो हाइड्रोजन में क्या है, बहुत सारे एटम्स है, अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे और अलग अलग क्या आपको लाइंस ऐसे स्पेक्ट्रा की शो करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इन्हें समराइज कर लेते हैं। जो आपकी लाइमन सीरीज है वो किस रीजन में लाई करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद है, भूल गए? लास्ट टाइम पे पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जब आपके क्या है बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं, जो आपके पास लाइट आ रही है, उनको अगर हम क्या करें वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया था ना। बीच में विजिबल है, यहाँ यूवी है, यहाँ एक्स रेज हैं, यहाँ गामा रेज हैं, देन कॉस्मिक रेज हैं, विजिबल के साइड में आईआर है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव्स हैं, ठीक है। दिख रहा है? यहाँ तक नहीं दिख रहा होगा। अब देखिए ये यूवी रेज हैं यहाँ, तो लाइमन सीरीज किस रीजन में आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के? यूवी रीजन में आती है, ठीक है। और विजिबल रीजन में कौन सी आती है? बार्मर सीरीज। केवल बार्मर सीरीज ही हमारी विजिबल रीजन में आती है। इसके बाद ये तीनों सीरीज जो है पास्चन, ब्रैकेट और पुईफुंड, ये आपकी आईआर सीरीज में आती है, आईआर रीजन में। ये तीनों सीरीज आईआर रीजन में लाई करेंगी। और लास्ट जो है आपकी हम्फ्री, वो आएगी फार आईआर रीजन के अंदर। अब बच्चों ये फार आईआर क्या आ गया? आप तो कहोगे मैडम ने फार पढ़ाया है नहीं, फार आईआर। तो देखो क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, ये समझ में आ गया। यूवी में लाइमन, उसके बाद क्या है विजिबल, बार्मर, और आईआर में ये तीनों सीरीज हैं। इनका अरेंजमेंट पता है ना, 400 से 750 नैनोमीटर, 400 टू 750 नैनोमीटर विजिबल है। इसके यहाँ लैम्डा कम है, यहाँ की साइड जाते हैं तो लैम्डा बढ़ जाता है, यानी कि वेवलेंथ आईआर की ज्यादा होगी, ठीक है। इतना तो कॉमन सेंस है। अब देखो इस पोर्शन को ले रही हूं मैं, खाली विजिबल और आईआर वाले पोर्शन को। इससे कंफ्यूज मत हो ना। ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बीच वाले रीजन को इनलार्ज कर दिया, ठीक है। हमारे पास बीच में क्या आया, विजिबल है, यहां ये विजिबल रीजन है। इसके लेफ्ट में हमने क्या लिया था, यूवी लिया था, और राइट में हमने क्या लिया है, आईआर, इंफ्रारेड रीजन। तो इंफ्रारेड का जो पार्ट विजिबल के बिल्कुल पास में है वो होता है नियर आईआर, और बीच का होता है मिड आईआर, और लास्ट में होता है फार आईआर। फार मतलब किससे, विजिबल से, याद कर लो ऐसे। नियर किससे, विजिबल से, ठीक है। ये समझ में आ गया। आईआर रीजन में लाई करती हैं, ये समझ में आ गया। अब देखो आपको लाइंस तो निकालनी आ गई, लाइंस के नेम भी पता चल गए कौन कौन सी लाइंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। अब इन लाइंस में अब कोई ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन तो पता है ना, एक से दूसरे में जाना, ट्रांजिशन। 5th से 2nd में ट्रांजिशन हो रहा है, कहाँ से आया, 5वें से 2nd ऑर्बिट में आया। ये इमिशन है। एब्जॉर्प्शन समझ में आया था, एब्जॉर्प्शन जो नीचे से ऊपर जाए। अब एक्साइटेड स्टेट में ऑलरेडी था, वो वापस आ रहा है, ये इमिशन है। इमिशंस की लाइन मिली हमें, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, इनको समराइज कर रहे हैं। देखो बच्चों, कोई भी ट्रांजिशन आपके पास होगा,
N2 ऑर्बिट से N1 ऑर्बिट तक, तो उस ट्रांजिशन में आपको कितने टोटल नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगी वो कैसे निकालते हैं। देखो N2 से कहा गया N1, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालने के तरीके देखो, कैसे निकालोगे। N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1/2, ठीक है। या हम कह सकते हैं डेल्टा N लिख सकते हैं, डेल्टा N प्लस 1/2। ये होंगी टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम। टोटल नंबर ऑफ लाइंस आप ऐसे निकालोगे, ठीक है। जैसे कि आपसे कहा गया कि 5th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में आया, जो भी बोला था आपको, तो 5th से 2nd में आया तो कैसे निकालोगे। 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 प्लस 1/2, 3 इंटू 4/2, 6 लाइन्स आएंगी आपके पास, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हो। ट्रांजिशन हुआ N1 N2 से, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। N1 था आपका 5, N2 था 2, ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रम है ये। अब आपको टोटल नंबर ऑफ लाइंस तो निकालनी आ गई, और किसी पर्टिकुलर सीरीज में लाइंस निकालनी हो तो कैसे निकालोगे। सिंपल N2 माइनस N1 से, ठीक है। अब देखो समराइज कर रही हूं मैं। समराइज कैसे कर रहे हैं, देखो टोटल सीरीज हम देखेंगे कौन कौन सी है। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, हम्फ्री, ठीक है। लाइमन के लिए कंडीशन क्या थी, N2 तो कुछ भी हो लेकिन आके किस में रुके, फर्स्ट ऑर्बिट में आके रुके, यानी कि N1 इसके लिए कितना था 1, तो N2 कितना होगा 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बामर सीरीज के लिए N1 कितना था 2, तो N2 कितना होगा 3, 4, 5 एंड सो ऑन। पास्चन के लिए N1 है 3, तो N2 होगा 4, 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली ब्रैकेट के लिए N1 था 4, तो N2 होगा 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। पीफुंड N1 इक्वल्स टू 5, यानी कि कहीं भी आए, कहीं से भी आए, 5th शेल में 5th ऑर्बिट में आके रुके, तो N2 6, 7, 8 सो ऑन। इसके लिए N1 था 6, तो फर्स्ट लाइन के लिए हम्फ्री की N2 क्या होना चाहिए 7। ये क्लियर है। अब देखो ये किस किस रीजन में लाई कर रही हैं, क्वेश्चन आ सकता है सीधा यहीं से। लाइमन आपका यूवी रीजन में लाई करता है, बामर आपका ये यूवी अल्ट्रा वायलेट रीजन है, ये यूवी रीजन। बामर आपका विजिबल रीजन में लाई करता है। ये तीनों सीरीज पास्चन, ब्रैकेट, पीफुंड IR रीजन में लाई करते हैं, और हम्फ्री आपकी फार IR। फार IR वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब अगर हमें नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है, नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस तो आपको पता था, अभी कैसे निकाला। अगर किसी पर्टिकुलर सीरीज में लाइंस निकालनी है तो देखो क्या होगा, N2 माइनस 1 कर दोगे, नंबर ऑफ लाइंस आ जाएगी लाइमन के लिए। N2 माइनस 2 करोगे तो नंबर ऑफ लाइंस आएंगी बामर के लिए। N2 माइनस 3, N2 माइनस 4, N2 माइनस 5, N2 माइनस 6 और N2 माइनस 7। इस तरह से आप लाइंस निकालोगे। आपसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन आया, ट्रांजिशन हुआ 6 to 3 के अंदर। N1 कितना है 6, सॉरी कहाँ से आया 6 से 3 के उसमें आया, तो 3 के लिए किस में आके किस रीजन में आना चाहिए, ये
पास्चन सीरीज में आना चाहिए। और लाइंस कितने निकलेंगे, 6 - 3। पास्चन सीरीज की कितनी लाइंस होंगी, 3 लाइंस हो जाएंगी। टोटल आपको निकालना आता ही है, टोटल कैसे निकालोगे, 6 - 3, 6 - 3 + 1/2, 3 × 4/2, 6 लाइन्स है, जिसमें से 3 आपके किसमें है, पास्चन में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। इसमें डिफरेंट लाइंस होंगी, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालने का क्या फॉर्मूला था, ΔN × ΔN + 1/2, ठीक है। ये था टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालने का तरीका। देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ हाइड्रोजन एटम में और वो 6th से 2nd ऑर्बिट में आके रुका, ठीक है। 6th से कहाँ आके रुका, 2nd में। और ये जो ट्रांजिशन हुआ है ये आपका मल्टी स्टेप में हुआ है, ठीक है। मल्टी स्टेप में यानी कि एक ही बार में नहीं आया है, वो बीच में रुक रुक के आया है। तो आपसे पूछा है कि अलग अलग जो भी सीरीज बनेंगी उनमें लाइंस निकालो। तो ठीक है, पहले तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकाल लेते हैं। 6 से किस में आया, 2 में, तो 6 - 2, तो डेल्टा n कितना है, 4। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकाल सकते हो, 4 × 4 + 1 5/2, तो टोटल लाइंस कितनी है, 10। 6 से जब 2 में आएगा तो टोटल कितनी लाइंस बनेंगी बच्चों, 10 नंबर ऑफ टोटल लाइंस हैं। अब देखो अगर हम बात करें लाइमन सीरीज की, तो लाइमन सीरीज की कंडीशन क्या थी कि इलेक्ट्रॉन चाहे आए कहीं से लेकिन किस में आके रुके, फर्स्ट ऑर्बिट में आके रुके, लेकिन ये रुका किस में है, 2nd में। तो लाइमन सीरीज तो मिलेंगी ही नहीं। अब देखो बामर सीरीज के अकॉर्डिंग क्या होता, कंडीशन थी कि इलेक्ट्रॉन चाहे कहीं से आए लेकिन आपका 2nd ऑर्बिट में आके रुके, ठीक है। आ कहां से रहा है, 6th में, रुका कहां, 2nd में। इसका मतलब बामर सीरीज तो मिलेंगी। तो कितनी मिलेंगी, 6 - 2 यानी कि 4। तो 4 लाइंस आपकी किस में होंगी, बामर में मिलेंगी। अब थर्ड क्या है, पास्चन की कंडीशन थी इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन हो तो 3rd ऑर्बिट में आके रुके। तो कहां से आ रहा है, 6th में। अगर 6th से 3rd में रुकेगा तो कितनी लाइंस बनेंगी, 3। तो 3 लाइंस किस में हो गई आपकी, पास्चन में। नेक्स्ट है ब्रैकेट के लिए वही N2 - N1। इसके लिए कितने, किस ऑर्बिट में आकर रुकना था, उसे 4th में। तो 6 से जब 2 आया तो बीच में तो 4th भी है, तो 6 - 4 यानी कि 2। पीफुंड सीरीज के लिए क्या था, 5वीं 5th ऑर्बिट में आके रुकना चाहिए। तो 6 - 5 = 1। लास्ट क्या थी आपकी, हम्फ्री सीरीज थी। हम्फ्री सीरीज की क्या थी, इलेक्ट्रॉन चाहे आए कहीं से लेकिन रुके किसमें, 6 में। लेकिन 6 से तो स्टार्ट ही हो रहा है, ठीक है। तो हम्फ्री में भी कोई लाइन नहीं मिलेंगी। तो हमें 4 लाइन मिली आपकी किसमें, बामर में। 3 लाइन्स मिली पास्चन में। ब्रैकेट में मिली 2, पीफुंड में मिली 1। तो टोटल कितनी लाइंस हो गई, 10। टोटल हमने क्या निकाला था, यहाँ 10 निकाला था। ये क्लियर हुआ आपको, यहाँ तक समझ में आया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों 3 से आपका 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, इमिशन हो रहा है हाइड्रोजन में 3 से 1 तक। 3rd ऑर्बिट से कहाँ आके रुका, 1st ऑर्बिट तक। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालो। चलो बहुत इजी है, फटाफट निकालिए। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालते हैं, ΔN से टोटल लाइंस, ΔN × ΔN + 1/2। 3 - 1 ΔN कितना, 2 × 2 + 1 3/2।
तो टोटल लाइंस कितनी मिलेंगी? 3 मिलेंगी। लाइन 1 में मिलेगी कोई लाइन? 1 में आके रुक रहा है तो लाइन 1 में मिलेगी कितनी? 3 - 1, यानी कि 2 लाइन लाइन 1 में मिलेगी। बामर में कितनी मिलेगी? ये लाइन 1 का है। बामर के केस में कहाँ आके रुकना चाहिए? 2 में, तो 3 - 2 1। पास्चन में कोई मिलेगी? नहीं। पास्चन के लिए क्या था कि 3 में आके रुकना चाहिए, बट ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन 3 में था, तो टोटल 2 + 1 3। क्रॉस चेक भी हो गया आपका, आपको पता भी चल गया। समझ में आ गया यहाँ तक नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालते हैं? ठीक है। अब क्या होगा, एक चीज समझिए आप, आपके पास 2 एनर्जी लेवल हैं, मतलब 2 शेल्स हैं आपके, 2 ऑर्बिट्स हैं डिफरेंट। ठीक है, इसकी एनर्जी है E1, इसकी एनर्जी है E2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका चाहे यहां से यहां जाए या यहां से यहां जाए, ठीक है, या तो एब्जॉर्प्शन हो या इमिशन हो। चेंज कितने का होगा? डेल्टा E। E2 - E1 से निकाल लोगे कितनी एनर्जी चाहिए ऊपर जाने के लिए? भाई इसमें से माइनस करो तो एनर्जी मिल जाएगी। या इमिशन में भी कितने रिलीज करेगा? E2 - E1। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए ये जो डेल्टा E है, E2 - E1, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारे पास एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी था। अगर मैं जूल की फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा? -2.18 × 10⁻18 Z² n² जूल पर एटम। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब देखिए हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हम इसे हटा लें, केवल n² देखें। एक एनर्जी लेवल है आपके पास, n1 जब एनर्जी लेवल है तो एनर्जी कितनी हुई आपकी? -2.18 × 10⁻18 n1²। Z तो हट गया आपका। E2 की एनर्जी कितनी आएगी? ये सेकंड शेल है, -2.18, ये जूल में है बच्चों पर एटम, इंटू 10⁻18 Z² n²। ठीक है ना, जूल पर एटम। चेंज क्या हो जाएगा? E2 - E1। E2 कितना है? -2.18 × 10⁻18 n² माइनस ये कितना है? 2.18 × 10⁻18 n1²। तो ये और क्या हो सकता है? -2.18 × 10⁻18 n² माइनस माइनस प्लस 2.18 × 10⁻18 n1²। अगर मैं इसे कॉमन ले लूं तो डेल्टा ई यहाँ क्या निकलेगा हमारे पास? 2.18 × 10⁻18 1/n1², क्योंकि ये पॉजिटिव है, -1/n2²। किसी 2 एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है तो आप इस तरह से एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, एब्जॉर्प्शन हो चाहे इमिशन हो। ठीक है, उस केस में n1 आपका n2 चेंज हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ये आएगा जूल पर एटम। अब आपसे पूछा जाए कि उस ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालो, तो वो भी यहां से निकल सकती है ना। डेल्टा ई इक्वल्स टू hc/λ होता है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? hc/e। तो आप जो वैल्यूज यहां से कैलकुलेट करोगे hc/e वैल्यू रखना, आपके पास लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, मीटर में, उसको फर्दर यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये तो था आपका बोहर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सारी सीरीज समझ में आए। हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन क्लियर है, नीचे से ऊपर जा रहा है, इमिशन क्लियर है, ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, हायर से लोअर में आ रहा है, तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, वही उसी की बातें चल रही है।
कितनी सीरीज मिलेंगी, लाइमन, बार्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफुंड, ठीक है। हर सीरीज में लाइंस कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालते हैं, ये सब क्लियर हुआ। अब देखो आपको पता चल गया है दो एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन है, तो आप एनर्जी कैसे निकालोगे, 2.18 × 10⁻18 1/n1² - 1/n2², जो रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग ने एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन करके इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सिंपलेस्ट वेव नंबर है वो दिया। कैसे दिया, न्यू बार इज इक्वल टू R 1/n1² - 1/n2²। n1 से n2 जो आपका ट्रांजिशन है 1/n1² - 1/n2²। ये किसके लिए था, हाइड्रोजन के लिए। लेकिन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होंगी तो उनके लिए वेव नंबर कैसे निकालेंगे आप, R(z²) 1/n1² - 1/n2²। R क्या है, यहां रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। और 1.096 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। न्यू बार इज इक्वल टू RZ² 1/n1² - 1/n2²। R की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। अब देखो आपको पता है लैम्डा और न्यू बार में क्या डिफरेंस है, न्यू बार इक्वल टू 1/λ, तो आप इसे और कैसे लिख सकते हैं, 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/n1² - 1/n2²। क्लियर है। और इसे ऐसे सिंप्लीफाइड मैनर में लिख सकते हो, n2² - n1² 1/λ। अगर सिंप्लीफाइड और करेंगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 1/RZ² n1² n2² n2² - n1², ठीक है। और जो 1/R है इसकी वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम, कुछ नहीं इसका इन्वर्स ही है, ये सिंप्लीफाइड है 912 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से आप वेवलेंथ और वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिडबर्ग फॉर्मूला। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम 9 = 5 to 9 = 2। 5 से 2 में गया, ठीक है। तो जो फोटोन रिलीज हुआ हाइड्रोजन के लिए है, उस फोटोन की वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। तो या तो रिडबर्ग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो या फिर आप एनर्जी निकाल के डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो रिडबर्ग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था, लैम्डा क्या था, 1/RZ² n1² n2² n2² - n1², ऐसे निकालते थे ना, ठीक है। अब यहां देखिए 5 से 2 में है ये, तो 1/R कितना था, 912 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻10। हाइड्रोजन है तो Z1 लिख सकते हैं, n1² यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 × n2² यानी कि 25 अपॉन 25 - 4। तो ये आपके पास आया 912 × 10⁻10 × 100/21। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों अराउंड 434.2 नैनोमीटर। ऑफ कोर्स पहले मीटर में आया है, देन उसे नैनोमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। n2 यानी कि 5 से 2 में आ रहा है, कहाँ के रुका है, 2 में। अगर 5 से 2 में सिंपल बात करूं तो कौन सी सीरीज में आके रुका है, मेन बार्मर का है, ठीक है, 2 में। क्या इसमें लाइमन की कुछ लाइंस मिलेंगी, नो। टोटल लाइंस कितनी मिलेंगी 5 से 2 में, तो टोटल लाइंस निकाल सकते हो डेल्टा n यानी कि 3 × 3 + 1 यानी कि 4/2, 6 लाइंस।
इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये था आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा है हमने, लाइंस पढ़ ली डिफरेंट डिफरेंट। अब हम नेक्स्ट टर्न पे क्या पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे एटम का, ठीक है। उससे पहले कुछ 2 थ्योरी पढ़ेंगे, 2 क्या थी, डुअल नेचर ऑफ मैटर, जो क्या थी, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस थी, और एक हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही है।